नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के लोगों को बड़ी सौगात दी है। शहरी क्षेत्र में शासकीय भूमि पर काबिज लोगों के साथ ही दूसरे लोगों के लिए आवासीय या व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए शासकीय भूमि के आवंटन की प्रक्रिया आसान बना दी गई है। नगरीय निकायों को कमर्शियल इस्तेमाल के लिए 25% मूल्य पर जमीन आवंटित की जाएगी। इसके साथ ही 15 साल की जमीन के रेट के एक साथ भुगतान पर जमीन के मालिक या पट्टेदार को अगले 15 सालों के लिए रेंट से छूट दे दी जाएगी। कलेक्टरों को जमीन के आवंटन का अधिकार दे दिया गया है। तो एक बड़ी सोच के साथ शुरुआत की गई है और काफी महत्वपूर्ण है। शहरी क्षेत्रों में घर रोजगार के लिए अब जमीन मिलना आसान हो जाएगा। 25% रेट पर रोजगार की जमीन दी जाएगी। कलेक्टर अब इसके लिए आवंटन कर सकेंगे। आवंटन प्रक्रिया सरल बनाने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों को ये कहा है कि जितना सरलीकरण हो सकता है उतना किया जाए। 15 साल के जमीन का अगर रेंट आप एक साथ भुगतान कर देते हैं तो जमीन के मालिक या पट्टेदार को अगले 15 सालों के लिए किसी तरह का कोई रेंट नहीं देना पड़ेगा। उसके लिए उसे छूट दे दी जाएगी। प्रदेश में कल बीजेपी ने वर्चुअल रैलियों की शुरुआत की। कल बीजेपी युवा मोर्चा के नेताओं ने डिजिटल रैली की। आज रायपुर से पार्टी के कई बड़े नेता वर्चुअल रैली करने वाले हैं। रमन सिंह, विष्णुदेव साय राजनांदगांव और सरोज पांडे जांजगीर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पार्टी की यह वर्चुअल रैली 22 जून तक चलने वाली है, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार पार्ट 2 के 1 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। साथ ही कोरोना काल में केंद्र सरकार के उठाए गए कदमों की जानकारी दी जा रही है। जनता पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर सभी राज्यों के अंदर में वर्चुअल रैली का आयोजन करने का जो निर्देश प्राप्त हुआ है, उसी तारतम्य में आज जो है वर्चुअल रैली आज फिर देखने को मिलने वाली है और इस वर्चुअल रैली के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित किए जाने का कार्यक्रम तय किया गया है। रायपुर के कार्यकर्ताओं को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह संबोधित करने वाले हैं। राजनांदगांव के कार्यकर्ताओं से विष्णुदेव साय बातचीत करेंगे तो जांजगीर के कार्यकर्ताओं से सरोज पांडे मुखातिब होंगी। ये पूरा एक प्लान तैयार कर लिया गया है और इसी प्लान के तहत ये डिजिटल जनसंवाद देखने को मिलने वाला है। तो कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए, कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए ये जनसंवाद किया जा रहा है। ये वर्चुअल रैली देखने को मिलने वाली है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवव्रत, आखिर किस तरह से हो पा रही है ये वर्चुअल रैली और कैसा रिस्पांस मिल रहा है? जी बिल्कुल, कल भाजयुमो ने ये रैली निकाली थी, वर्चुअल रैली तरीके से, और इसमें बृजमोहन अग्रवाल जो कि पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने संबोधित किया था तमाम भाजयुमो कार्यकर्ताओं को। और अब बीजेपी का डिजिटल जनसंवाद ये शुरू हो रहा है, जिसमें तमाम बड़े जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो शामिल होने वाले हैं। आला नेता जो भी हैं वो जिले के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और ये 14 जून से 22 जून तक के चलेगा। शुरुआत इसकी राजनांदगांव से होगी और आज जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि रायपुर, राजनांदगांव और जांजगीर जिले में बीजेपी अपनी ये वर्चुअल रैली करने जा रही है। डिजिटल जनसंवाद ये नाम दिया गया है। विष्णुदेव साय जो कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो राजनांदगांव से इसकी शुरुआत करेंगे, वहां पे वो वर्चुअल रैली लेंगे। इसके अलावा जो पूर्व मुख्यमंत्री है रमन सिंह, वो रायपुर में वर्चुअल रैली लेंगे। सरोज पांडे जांजगीर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आज सुबह 11 बजे से ये रैली शुरू होगी और जिस तरह से बीजेपी तमाम कार्यकर्ताओं को इसके लिंक शेयर किए गए और साथ ही ये भी कहा गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा आम लोगों तक के इस लिंक को पहुंचाएं ताकि बीजेपी अपनी बात लोगों तक रख सके।
और मुख्य उद्देश्य इस रैली का यही है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 1 साल जो पूरे हुए हैं उसकी तमाम उपलब्धियों को इस दौरान बिल्कुल, तो 1 साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबर रायपुर से। कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में कल कोरोना के 67 नए मरीज मिले हैं। कल 81 कोरोना मरीज डिस्चार्ज भी हो गए हैं। 25 जिलों तक का कोरोना पहुंच चुका है। दंतेवाड़ा में भी कोरोना ने दस्तक दी है। दंतेवाड़ा में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 1512 मामले देखने को मिल चुके हैं। 875 एक्टिव मरीज हैं तो 631 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। कोरोना के 6 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना की जांच का आंकड़ा 1 लाख पार कर चुका है। तो जांच जो हो रही है वो आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है, लेकिन उसमें से कुल केस 1512 रहे हैं, जिनमें से 875 लोगों का भी इलाज चल रहा है तो 631 स्वस्थ हो चुके हैं। बेमेतरा में कल कोरोना के 10 नए मामले बढ़े हैं। ढोलिया के क्वारंटीन सेंटर में कोरोना पॉजिटिव मजदूर के संपर्क में आए लोग पॉजिटिव मिले हैं। 11 लोगों में से 9 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना का एक मरीज बेरला ब्लॉक का बताया जा रहा है। जिले में 4 स्वास्थ्यकर्मी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो कवर्धा में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। सभी कोरोना मरीज प्रवासी मजदूर हैं, जिन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया था। इनके सैंपल जांच के लिए रायपुर एम्स भेजे गए थे। बिलासपुर में कोरोना टेस्टिंग लैब की शुरुआत होने वाली है। एसएम्स में तैयार कोरोना टेस्टिंग लैब की इस महीने के अंत तक शुरुआत होने की उम्मीद है। क्षेत्र के विधायक शैलेश पांडे ने कोरोना टेस्टिंग लैब का जायजा लिया। हाईकोर्ट के निर्देश और डीएमई के निरीक्षण के बाद सिम्स में कोरोना टेस्टिंग लैब शुरू करने की स्वीकृति मिली थी। कोरोना का जो संक्रमण बढ़ता हुआ है, इसको लेकर सरकार बहुत सचेत है और उन्होंने कोरोना के लिए लैब बनाने का निर्णय बिलासपुर में लिया था। तो बिलासपुर में लैब का लगभग पार्टीशन लेवल का सिविल वर्क जितना है, मैं आज निरीक्षण करने गया था, उसमें हो चुका है। और इसके साथ साथ कई मशीनें भी आ गई हैं। इंस्टॉलेशन अब थोड़े दिनों बाद हो जाएगा। मुझे लगता है कि अधिकतम 2 वीक में बिलासपुर में कोरोना लैब बन जाएगी, जिससे कि आने वाले सालों तक जो है वो कोरोना की टेस्टिंग बिलासपुर और इसके आसपास के क्षेत्र के लिए सुविधा मिलेगी और इसका निराकरण जल्दी होगा, बेहतर तरीके से उपचार हो सकेगा और एक हमारे आसपास के क्षेत्र के लिए, बिलासपुर के लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है और ये मुझे लगता है 2 हफ्ते में हो जाएगा। प्रदेश में पेसा कानून को लागू करने गंभीर पहल शुरू की गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने निवास कार्यालय में कई मुद्दों पर चर्चा की है, जिसमें सर्व आदिवासी समाज, पंचायती राज सशक्तिकरण और वनाधिकार के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों का मुद्दा शामिल है। बैठक में शामिल सभी लोगों से प्रदेश में इस कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सुझाव मांगे गए हैं। ये कानून पिछले 25 सालों से नहीं बन पा रहा है, लेकिन अब इसकी शुरुआत राज्य सरकार ने कर दी है। साल है पेसा कानून बने और उसमें नियम अभी तक नहीं बने हैं, तो पेसा कानून लागू नहीं हो पाता उसकी मंशा के अनुरूप। तो ये रूल्स बनाने के लिए, उसके नियम बनाने के लिए हम लोग कंसल्टेशन चालू कर रहे हैं और फिर अंतिम तक इसको ले जाएंगे। क्या क्या उसमें अभी सुझाव आए हैं, किन किन से लोग आपने बात की है? इसमें सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि, वरिष्ठ आदिवासी नेता रहे, अन्य लोग जो पेशा के क्षेत्र में काम करते रहे, एनजीओज अलग अलग जो इस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में काम करते रहे, तो कुछ लोगों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति और भागीदारी, और कुछ साथी जो भी आ सके थे। ये एकदम प्रारंभिक कदम। रायपुर निगम जोन अध्यक्ष के चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग की जांच पूरी हो चुकी है। जांच के लिए बनी कमेटी ने
संगठन को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। इससे पहले जांच के लिए गठित कमेटी ने जोन 3 के सभी पार्षदों से लिखित में जवाब मांगे गए। गौरतलब है कि जोन 3 में कांग्रेस के 3 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसकी वजह से कांग्रेस प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा था, जिसकी जांच के लिए आज शहर कांग्रेस ने जांच कमेटी का गठन किया था। तो आपको बता दें कि जोन चुनाव जो हुए थे उसमें कांग्रेस को एक सीट पर नुकसान झेलना पड़ा था और ये की वजह है कि और वो सीट थी जहां कांग्रेस को उम्मीद थी कि ये तो उसकी निकल ही जाएगी। वहां पर क्रॉस वोटिंग हो गई और क्रॉस वोटिंग में बीजेपी का प्रत्याशी की जीत हुई। अब उसके बाद जांच पड़ताल तेज हुई है कि आखिर वो कौन 3 लोग हैं जिन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर वोटिंग की है। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तरफ से टिड्डियों का दल छत्तीसगढ़ की ओर रुख कर चुका है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। टिड्डियों का दल मध्य प्रदेश से कवर्धा जिले की तरफ बढ़ा है, वहीं महाराष्ट्र के डोंगरगढ़ जिले से राजनांदगांव की तरफ बढ़ चुका है, जिसे देखते हुए 24 घंटे महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। लोकेशन की सूचना हमें लगातार प्राप्त होते रहती है और उसके आधार पे हम लोगों ने दल भी बना लिया है और अन्य जो दवाई का छिड़काव करना है, अन्य उपाय करना है, उसकी पूरी तैयारी है। अभी टिड्डी दल महाराष्ट्र में तिरोड़ा तुमसर के आसपास है, जो कि यहाँ से करीब 100 किलोमीटर से अधिक है। और वो टिड्डी दल की स्थिति हमेशा जो हवा का दिशा रहता है, बहाव का, उस पे तय करती है और डेली शाम को वहाँ से उस टिड्डी दल की अद्यतन स्थिति के बारे में सूचना मिल रही है और हम लोग लगातार कृषि राजस्व विभाग के संयुक्त टीम बना के रखे हुए हैं और हमेशा निगरानी में। हाईकोर्ट ने होमगार्ड के एसडीआरएफ जवानों को जोखिम भत्ते का भुगतान न किए जाने पर मुख्य सचिव वित्त विभाग अमिताभ जैन को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि आदेश का पालन नहीं करने पर क्यों नहीं अवमानना की याचिका चलाई जाए। हाईकोर्ट ने 31 मार्च तक जवानों को जोखिम भत्ता दिए जाने का आदेश दिया था। मामले में नगर सेना सैनिक का परिवार कल्याण एसोसिएशन ने याचिका दायर की है। सरगुजा के उदयपुर विकासखंड में परसा ईस्ट और केती बासीन कूल ब्लॉक के खनन ने लगी सियरा इंफ्रावेंचर प्राइवेट लिमिटेड के 350 वर्कर्स ने 1 साल पुराने बोनस भुगतान के मुद्दे को लेकर 10 जून से काम बंद कर दिया है। कंपनी के वर्कर्स का आरोप है कि कंपनी ने 2019-20 के बोनस का भुगतान मार्च महीने में किए जाने का वादा किया था, लेकिन 3 महीने बाद भी बोनस का भुगतान नहीं किया गया। बड़ी समस्या ये है कि कंपनी के अधिकारियों के साथ और कंपनी के वर्कर के साथ सबके साथ वार्तालाप हुआ, मीटिंग हुआ 15 दिन पहले कि कंपनी आपको 10 तारीख के पहले आपको बोनस पेमेंट करेगी, उसके बाद आपका पेमेंट आएगा। लेकिन कंपनी ने वर्कर के साथ विश्वासघात करते हुए कंपनी 10 तारीख से पहले 8 तारीख को बिना बताए पेमेंट डाल देती है, लेकिन बोनस जो है भुगतान नहीं की है। और जो लोग बोनस मांग रहे हैं कंपनी उनको निकालने के लिए ऑफिस बुलाकर उनको फाइनल करती है। तो हमने मैनेजमेंट से बोला भुगतान के लिए, तो मैनेजमेंट बोला कि हमें 1 हफ्ता का टाइम दीजिए, 1 हफ्ता के अंदर हम आपको समय बताएंगे किस दिन इनका बोनस का भुगतान किया जाना है। वो समय फिक्स करेंगे, उस दिन इनका भुगतान संपूर्ण वर्करों को कर दिया जाएगा। जशपुर में 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची के साथ आरोपी ने कई महीनों तक दुष्कर्म किया। पीड़ित के गर्भवती होने पर आरोपी ने उसे उसके घर छोड़ दिया। मामला बगीचा थाना इलाके का है। आरोपी बच्ची को अपने यहाँ घरेलू काम के लिए लाया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक 55 वर्षीय बुजुर्ग ने एक नाबालिग 12 वर्ष की बच्ची को घर में भाड़ा बर्तन और बैल गाय देखरेख करने के लिए अपने घर में रखा था।
और उसके साथ दुष्कर्म किया है और लगभग 7-8 माह की गर्भवती हो गई है। जशपुर जिले के पत्थलगांव में कुटरचरा कर नजूल भूमि के बंदरबाट किए जाने का बड़ा मामला सामने आया है। मामला 200 करोड़ के सार्वजनिक का उपयोग की शासकीय भूमि का है। दरअसल शासन ने केवल 10 डिसमिल नजूल भूमि का पट्टा जारी किया था, जिसे कुटरचरा कर रसूखदारों ने 12 एकड़ 27 डिसमिल बना लिया है और अलग अलग नाम से इस भूमि की रजिस्ट्री कर अब इसे करोड़ों में बेचा जा रहा है। वहीं पट्टे के शासकीय नियमों का उल्लंघन कर सार्वजनिक उपयोग के इस भूमि का बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उपयोग भी किया जा रहा है। मामले की शिकायत एसडीएम कलेक्टर समेत राज्यपाल तक का होने के बावजूद अब तक इतने बड़े जमीन घोटाले में दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन के दस्तावेजों में कुटरचना करने वालों के खिलाफ पत्थलगांव थाने में एफआईआर भी दर्ज है। इसके बावजूद करोड़ों के सरकारी जमीन के फर्जीवाड़े पर शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मुंगेली जिले के कुछ मजदूर उत्तर प्रदेश के कई ईंट भट्टे पर फंसे हुए हैं और वीडियो के माध्यम से शासन प्रशासन से वापस छत्तीसगढ़ अपने घर लाने की गुहार लगा रहे हैं। वीडियो में मजदूर बता रहे हैं कि कैसे उन्हें बंधक बनाकर रखा गया है और उनसे काम लिया जा रहा है। सभी मजदूर मुंगेली जिले के तूता कापा और बलौदाबाजार जिले के रहने वाले हैं, जो 6 महीने पहले मजदूरी करने उत्तर प्रदेश गए थे। उधर मुंगेली के कलेक्टर ने मजदूरों को बंधक बनाए जाने से इनकार किया है और कहा है कि मजदूरों को वापस लाने की पहल की जा रही है। नहीं, वो तो अभी हम लोगों ने जब बात किया तो किसी ने नहीं कहा कि बंधक बनाने की बात कही है। अगर बंधक बनाने की बात है तो भी हमारे उसमें हम लोगों वहाँ के डीएम और श्रम विभाग से बात करते हैं और उसके जो शासन के नियमानुसार छोड़ने का प्रयास करते हैं उसमें, क्योंकि पहले उन्होंने हो सकता है दिया होगा कि हमको घर लौटना है छत्तीसगढ़ राज्य में और हमको नहीं आने दे रहे हैं, ऐसी स्थिति रही होगी। और उसके बाद आज के तारीख में चूँकि लॉकडाउन काफ़ी जब तक खुल गया है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम बड़े उद्योग सभी चालू हो रहे हैं, तो हो सकता है वो नहीं आ रहे होंगे। लेकिन जो अभी भी हम लोग के कंट्रोल रूम में भी फ़ोन आते हैं और आवेदन देते हैं, तो उसको यथासंभव छत्तीसगढ़ शासन की ओर से मदद की जा रही है। मुंगेली जिले के मजदूरों के साथ बलौदाबाजार जिले के सिंगारपुर गांव के कुछ मजदूर भी यूपी में फंसे हुए हैं। मजदूरों ने वीडियो जारी कर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के बांदीपुर गांव में बंधक होने की बात कही है, जिसे ईंट भट्टों के मालिक के द्वारा लगातार काम कराया जा रहा है। मजदूरों के मुताबिक भट्टा मालिक न तो मजदूरी दे रहा है और न ही खाने पीने का सामान। उधर बलौदाबाजार एएसपी ने वीडियो की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। पता चला है कि बलौदाबाजार व मुंगेली जिले के मजदूर उत्तर प्रदेश के अंबेडकरपुर जिले में बंधक बना लिए गए हैं। तो इस वीडियो की जांच की जाएगी व श्रम विभाग के साथ मिलकर इनको वापस लाने की प्रक्रिया की जाएगी। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जगदलपुर के द्वारा लोगों को सपनों का घर का सपना दिखाकर ऐसा ठगा है कि लोग अब हाउसिंग बोर्ड को कोस रहे हैं। जगदलपुर शहर के गनपुर कॉलोनी में हाउसिंग बोर्ड के द्वारा बनाई गई कॉलोनी अपनी दुर्दशा पर बीते 3 सालों से आंसू बहा रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। लगभग 80 लाख के काम कॉलोनी में आज भी अधूरे पड़े हैं, जिस वजह से निगम कॉलोनी को अब तक टेक ओवर नहीं कर सका है, जिसका खामियाजा कॉलोनी में रहने वाले लोगों को उठाना पड़ रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री के जियो प्लेटफॉर्म में टीपीजी ने 4,548.80 करोड़ के निवेश का ऐलान किया है। टीपीजी 0.93% हिस्सेदारी के लिए ये निवेश करेगी। टीपीजी के अलावा जियो में एल कैटाटॉन ने भी निवेश किया है। इस कंपनी ने 0.39% स्टेक के साथ 1,800
94.5 करोड़ का निवेश किया है। इस तरह 7 हफ्ते में जियो में 10वां निवेश हुआ है। इसके साथ ही जियो प्लेटफॉर्म अब दुनिया की अकेली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने लगातार इतना बड़ा निवेश हासिल किया हो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है।